बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही आज जुमे का दिन है, तो सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानी का हल जो है वो इसी में है। और इसके साथ साथ अपने प्यारे मुल्क के लिए दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा प्यारा मुल्क जो इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है और जो इस टाइम परेशानियां हैं और हर बंदा जो है वो एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां हो और अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारे रूही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसके साथ साथ क्योंकि मौसम भी जो है उसमें भी आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी के लिहाज से अपने अपनी सेहत को भी मद्देनज़र रखना है। अच्छी और हेल्दी डाइट जो है वो इंसान को सेहतमंद भी रखती है, तो अच्छी से मुराद यही है कि आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रखें इस मौसम में स्पेशली, और जूसेस का इस्तेमाल करें जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और डिहाइड्रेशन का जो एक ख़तरा सा रहता है उसमें भी जो है वो आप उससे भी बच सकेंगे। का जब तक ख्याल नहीं होगा तो फिर बाकी तमाम मामला जो हैं वो सेहत के साथ ही जुड़े होते हैं। क्यों कहा है? ये बताओ मुझे। क्योंकि देखिए सेहत का बुनियादी तौर पर इंसान की तमाम फिज़िकल अपीयरेंस के साथ सेहत का बहुत ज़रूरी ख्याल होता है कि अगर आप की सेहत अच्छी होगी तो आपको इन्वायरमेंट जो है वो भी अच्छा लग रहा होगा। और आप देखें मरीज़ एक शख्स हो तो उसके आगे जितना मर्ज़ी बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश जो है वो कर ली जाए, लेकिन वो वाली फील नहीं ले सकता जो एक तंदुरुस्त इंसान ले सकता है। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है, जैसे कि हम तमाम लोग सुनते हैं। आपका तो जैसे जैसे रिपोर्टिंग का काम है, जाहिर सी बात है बाहर जाना, और फिर उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल है, एक तो गर्मी से भी बचना है। बिल्कुल, और इस वक्त तो मुल्तान का जैसे 40+ का टेम्परेचर है, इसके अंदर काम करना तो निहायत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि अपना काम जो है वो बर वक्त कर लिया जाए। सुबह 9-10 बजे के करीब जो है वो असाइनमेंट्स को मुकम्मल करें आज 11 बजे तक। बाकी फिर जो दोपहर की असाइनमेंट है वो हम कोशिश करते हैं कि हमारी शाम के वक्त जो है वो उसका हिस्सा बने। तो सब कुछ चल रहा है वक्त के साथ साथ, तो इसको भी लेके जो है वो आगे जा रहे हैं और देखते हैं क्या। अच्छा, कल जो है यौम तकरीम भी मनाया गया शोधा के हवाले से भी, और फिर इसके साथ जो है हमारी रैलियाँ भी निकाली गई इज़हार यकजहती के हवाले से, उस हवाले से भी बात करेंगे वसीम से। कल का जो दिन रहा, रैलियाँ भी निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो कल का दिन जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल दिन था, क्योंकि कल जो है शोहदा के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो यौम तकरीम की जो मरकज़ी तकरीब थी वो घंटा घर पे की गई, जिसकी शिरकत के लिए दूर दराज से जो रैलियाँ हैं वो घंटा घर पहुँची। DHA से सबसे बड़ी रैली जो है वो घंटा घर पहुँची। इसके अलावा मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सिविल सोसाइटी के लोग, स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस, तलबा, यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं, असातिज़ा, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे वो तमाम जो है अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वहाँ पर आए, रैली में शरीक हुए, शुरका की जो फैमिली है उनको खराज तहसीन पेश किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। क्योंकि ज़िंदा कौमें ही होती हैं आसमा जो अपने रहनुमाओं की यादों को जो है वो दीद और दिल के गुलनार से जो है उनकी तकरीबात को जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। वो उनकी यादों को ताकि निसियाँ पर नहीं बिठा देती, बल्कि ऐसी तकरीबात करती हैं जिससे जो है वो ये तमाम जो आने वाली नस्ल है उसके अंदर ये शऊर जो है वो बेदार होता रहे, और वो शऊर जो है एक आने वाली नस्लों में नई जो है कौपलें फूटें और लोग जो है वो जान सकें कि ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। असल में जो 9 मई का वाक़या हुआ, जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से वाक़यात देखे कि उनकी बेहुरमती की गई, जिसकी वजह से ये डे भी मनाया गया। और जाहिर सी बात है हम हमेशा एक बात करते हैं कि हमारा प्यारा मुल्क है और इसकी हिफाजत करना भी हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है, बजाय कि हम अपने मुल्क का नुकसान खुद करें या हम चीज़ों को जलाओ घेराव करें और नुकसान पहुंचाएं, तो उसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो अभी जो हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं, ये अगर आप देखें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्तान की, उसका लॉस किसको हो रहा है? डेमोक्रेसी को हो रहा है। उसका डेफिनेटली लॉस जो है वो आपके कंट्री को हो रहा है। मैंने 9 मई को ख़ास रिपोर्टिंग ही उसी एरिया के अंदर जो है वो की थी,
और मैं वहाँ पर मौजूद भी था और मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी आंखों के सामने देखी भी सही। तो लोगों ने जिस तरीके से जो रिएक्शन दिया, दैट वाज रॉन्ग। आपका एहतजाज करना हक है, लेकिन आप इमलाक को, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेसिकली आप देखें तो सही कि आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर बाद में उस बात का लोगों को जो है वो शऊर भी आया और लोगों ने किसी हद तक, हमने वीडियो पैगामात इस तरह के देखे कि तदारुक जो है वो भी इन तमाम लोगों ने अपनी तमाम तर चीज़ों का जो है वो किया। और हालिया भी हम देख रहे हैं कि उनके पैगामात जो हैं वो इस तरह के मौसूल हो रहे हैं। होने भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ास शहदा ने कुर्बानियाँ देकर ये इस वक्त हम जिस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तमाम मरहून मिन्नत फ़ौज का ही है। और उनके साथ अगर इस तरह का रिएक्शन होगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को इसकी मज़म्मत जो है वो करनी चाहिए। और हमने यौम तकरीम पर भी पूरे पाकिस्तान में देखा जिस तरह से तकरीबात जो हैं वो की गई। तो इस तरह होना चाहिए। और ये यादें जो हैं वो आने वाली जो हमारी नस्लें होती हैं उनके अंदर एक मोहब्बत का, वतन से एक हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है उसको इन्हांस कर रही होती हैं, जो कि बहुत ज़रूरत होती है वक्त की। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ही जिस तरह हम इस पर भी मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज़ वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो कल रात से ही मुल्तान का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, मतलब बरालूद था। और ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो कल रात से ही जारी है। आज अलल सुबह भी मुल्तान शहर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और धूप की जो शिद्दत है उसमें कोई इजाफा नहीं देखने को आ रहा। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों मुल्तान का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था, लेकिन आज कल रात को मुल्तान का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, जिसका मतलब ये है कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा मौसम खुशगवार था और दर्जा हरारत में नुमाया कमी थी। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का आज गुज़िश्ता कई दिनों की तरह कदरे आलूदा है, जो कि 163 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में नमी के तनासुब को अगर देखा जाए तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब गुज़िश्ता दिनों से कदरे बेहतर है, जो कि 60% तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करें तो आसमा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सच बारिशों का कोई इम्कान भी जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये पेशगोई ज़रूर की जा रही है कि आइंदा 1-2 दिन के दौरान मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है वो कि सच मैक्सिमम जाने का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि संडे से इतवार से मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होगा, जो कि 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके साथ ही मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्तान शहर का बारिशों के बाद दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाएगा और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो कल के डे के हवाले से, और साथ साथ हम जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट की भी बात कर लेते हैं। वज़ीर, इसमें क्या सूरत है? देखिए, जनूबी पंजाब की जब भी महरूमियों की बात होगी तो सेक्रेटरीट की लाजमी बात होगी, बल्कि सूबे की बात होगी। और इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, सराइकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और जनूबी पंजाब से मोहब्बत करने वाले लोग तो इसको लॉलीपॉप का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये एक सूबे की जानिब पहला कदम है। जो अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो 9A की तहत जो है वो पावर्स दी गई थी ACS को, जिसके पास कुछ इख्तियारात थे। देखिए, इस वक्त जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट है, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट जो काम कर रहा है, ये हमने इसलिए लिया था कि हमें
जो है वो तख्ते लाहौर के नीचे रहकर काम ना करना पड़े। हमारी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, हम नई स्कीम्स अपनी बनाएंगे और उन नई स्कीम का जो फंड्स होगा वो हम जनूबी पंजाब के अपने पीएनडी से ले रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस वक्त जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट है, कोई भी आप नई स्कीम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सेहत की कोई स्कीम है, मैं सेक्रेटरी सेहत हूँ जनूबी पंजाब का, तो वो स्कीम मेरे पास आने के बाद सेक्रेटरी लाहौर के पास जाएगी। अच्छा, एक कॉल भी ले लेते हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक, ज़ुहैब है हमारे साथ। जी, वसीम शहजाद साहब को सुन रहे थे और देखते रहते हैं वसीम भाई को। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये पूछना चाहेंगे कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर, ये सारा कुछ कवर करते रहते हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हमारी मईशत भी काफी खराब हुई है, लोग जो है वो काफी ज्यादा भी है पॉलिटिकल मामला को लेकर। तो वसीम बताएंगे कि सियासी मामला की सियासी सीट कब तक सीधे रास्ते पे आ जाएगी, कब तक जिंदगी जो है वो बहाल हो सकती है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। हम इसको कंप्लीट करके कॉलर की तरफ आते हैं। देखिए, मैं बता रहा था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट जो है वो इसलिए लिया कि हमें तख्ते लाहौर के नीचे जो है वो ना रहना पड़े। अब जो भी नई पॉलिसी बनेगी, सेक्रेटरी तालीम अगर मैं हूँ, मेरे ऊपर जो लाहौर के सेक्रेटरी तालीम बैठे हैं, मैं उस पॉलिसी को, उस नई स्कीम को लाहौर के सेक्रेटरी को भेजूँगा। लाहौर की सेक्रेटरी की मर्जी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना। अगर करना है वो उसको पीएनडी के पास भेजेगा और फिर वहाँ से उसका फंड अप्रूव होगा। असूली तौर पे होना ये चाहिए था कि जनूबी पंजाब की कोई भी नई स्कीम बनती तो उस नई स्कीम को या तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद जो है मॉनिटर कर रहे होते। 9A की जब उनके पास पावर थी तो उसमें ये रूल था, लेकिन अब नहीं है। या फिर जो है वो साउथ पंजाब का पीएनडी होता कि हमारे पास ग्रास रूट लेवल से एक पॉलिसी आई, स्कीम आई, हमने वही उठा के जो है वो पीएनडी को दे दी, साउथ पंजाब के बजट से वो पॉलिसी अप्रूव हो गई या वो नई स्कीम अप्रूव हो गई। अब हमें दोबारा से जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए उठने के बाद एक नई स्कीम को उठा के हम लाहौर भेजते हैं, लाहौर से वो पीएनडी पे जाती है। नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो काम है वो नहीं हो रहा है। इसको उर्फ़ आम में हम यूँ कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के बनने से जो लोग पहले लाहौर जाके जलील होते थे, अब वो 2 जगह जलील होते हैं, बल्कि 3 जगह जलील होते हैं। वो मुल्तान के सेक्रेटरीट में होते हैं, फिर वो भावलपुर के सेक्रेटरीट में होते हैं, फिर उसके बाद उनकी फाइल निकल के काम फिर भी लाहौर से ही हो रहा है। अगर हमने 3 जगह पे ही जलालत भुगतने के बाद जो है फिर भी लाहौर से ही काम कराना था, तो भाई ये तो फिर खजानों पे बोझ है ना। आपने यहाँ पे जो सेक्रेटरीज रखे, आपने यहाँ पर जो तमाम चीजें रखी, जो मराहत दी, वो फिर आपके खजाने पे बोझ है। जो हाउसेस हैं इनके, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं वो सारी रेंटेड हैं। अभी तक जनूबी पंजाब अगर सेक्रेटरीट की बात करते चले तो इसने जून में मुकम्मल होना था। ये 30 मंथ का प्रोजेक्ट था। ये वाहिद प्रोजेक्ट था जिसके लिए 1 रुपये की फंड की ताखीरी जो है वो नहीं की गई। 3.25 अरब रुपए जो है वो आईडैप को मुकम्मल तौर पर जो है उस सूरत हाल में दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो रही। वो बिल्डिंग अपने ग्रास स्ट्रक्चर, और अगर मैं अब बिल्कुल अब ठीक ही बात करूंगा कि आप ये देखिए GOR गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस जो हैं वो इस वक्त 60% कंप्लीट है जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में। और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट जिसने फाल हो के लोगों के लिए काम करना है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट 33% है। मतलब हमारे घर पहले जो है वो बन जाएं, सेक्रेटरीट बाद में बनता रहेगा लोगों के लिए। आपने फिर आप ये कहते हैं कि देखिए अगर ये तमाम चीजें बन भी रही हैं तो साथ हमारे पास बाकी जगह के ऊपर हमारे इदारे काम कर तो रहे हैं। भाई काम तो कर रहे हैं, उनके यकजा होने से काम में मजीद बेहतरी आ जाएगी। जब आप देखेंगे इवन होता इस तरह से, सेक्रेटरी साहब अगर जाते हैं तो नीचे वाला अमला वैसे ही गायब हो जाता है आपके सेक्रेटरीट से। जब एक ही जगह पे तमाम इदारे इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे 5 से 7 जो हैं वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के मेन ऑफिस फील्ड के जो हैं वो मुल्तान में मौजूद हैं, जहाँ पॉलिसीज़ बनती है, जिसमें होम को छोड़ के बाकी तमाम वो हमारे भावलपुर में मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी तो उससे आपके काम के मयार में जो है वो बेहतरी आ जाएगी। ज़रूरत है इस अमर की कि जो अफसरान हैं वो भी इस चीज़ को देखें, अपने घरों को छोड़कर जो है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की तरफ तवज्जो दें। घर भी ज़रूरी है होना, क्योंकि जो लोग आते हैं उनको सर्किट हाउस में ठहरना पड़ता है, प्राइवेट बिल्डिंग लेना पड़ती है, या कहीं किसी और डिपार्टमेंट में है जो है वो एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन साथ साथ जनूबी पंजाब में जो ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है इसको भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। अब कॉलर की तरफ आ जाते हैं। भाई ने कहा कि ज़ुहैब भाई ने कि इस वक्त मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल
और इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करते चलें, मैं तमाम पार्टीज़ के मुतालिक अगर पीपल्स पार्टी का हम वो बयानियाँ देखें तो उनका ये कहना है कि मुश्तरका जो इजलास हुआ उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि अगर हम तमाम लोग यकजा हो जाएं तो हम PTI को शिकस्त जो है वो दे सकते हैं। अब कल इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर -1 करने से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो जाता है तो मैं -1 होने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो छोड़ देता हूँ और तमाम लोगों के छोड़ भी जाएं तो भी मैं आखिरी गेंद तक जो है वो लड़ूंगा। दूसरी साइड से अगर मुस्लिम लीग नून की बात कर सकते हैं तो इस वक्त वो मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो मौजूद है और स्टेबिलिटी हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचने के अंदर मसरूफ़ हैं। आवाम जो है उसको ख़ास मायने में समझ नहीं आ रहा कि उसने फॉलो जो है वो किसको करना है। और हमारी आवाम भी बस आप कोई भी जलसा करा लें, उस जगह पे 6 जलसे भी करा लें तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हर जलसे के ऊपर जो है वो आवाम मौजूद है। आवाम का भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए मुल्क में, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखें कि इससे हमारी मईशत को कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जी, जब तक कहते हैं ना इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में, ठहराव नहीं आएगा, तब तक चीज़ें हमारी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो जाहिद साहब से भी जानते हैं। जाहिद साहब, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बताएं कि इस टाइम जो है वो आर्ट्स काउंसिल में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ये किस तरह काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स काउंसिल बेसिकली क्योंकि आर्ट और कल्चर का इदारा है तो मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड ही हो रही हैं। एक तो जो है लिटरेचर में क्योंकि लोगों का एक रुझान कम है, उसमें हमारी अदबी बैठक है जो पिछले कुछ 13 साल से चल रही है और हर जुमेरात को उसका बाकायदगी से इजलास होता है। उसमें कुछ नई चीज़ें अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं। उसमें एक तो जो मुशायरे नए जो शुरा हजरात थे उनके लिए एक वो होता था कि प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल रहा, तो हम उन्हें ग्रूम करने के लिए और जो सीजनड अदीब हैं, शुरा हजरात हैं, ताकि वो उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकें, तो उसके लिए ये चीज़ चल रही है कि हर महीने की पहली जुमेरात को एक तरह ही मुशायरा होता है, एक तरह मिसरा दे देते हैं, उस पर वो अपना सभी जो शुरा हजरात उसमें शिरकत करना चाहें वो उस पर अपना कलाम लिख के लाते हैं। इसी तरह से अभी हमने कॉलेजेस सेक्शन जो है उनसे भी, डायरेक्टर कॉलेजेस से हमारा ये उनसे डिस्कशन हुई है और उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया है कि एक हर महीने में एक सेशन जो है वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ किया जाए ताकि नौजवानों को भी एक मौका मिल सके। उसके अलावा भी जो कल्चरल डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डांस डे था तो उसके हवाले से हमने जो कल्चरल डांसेस थे हमारे, उनका हमने एक गुलदस्ता सा तैयार हो गया था कि जो मुख्तलिफ डांस की टाइप्स हैं, जिसमें मुल्तान का जो लुड्डी है, झूमर है, डाची डांस है, घोड़ा डांस है, ये हमारी सकाफ़त की पहचान है। उसके हवाले से हमने इवेंट कराया। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो हैं इवेंट्स हम उसके हवाले से आर्ट की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके हवाले से वो इवेंट्स हम कराते रहते हैं। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये हवाले से कहना है कि आर्ट्स काउंसिल में जो है वो आर्टिस्टों के लिए जिस तरह उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो उस तरह से काम नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस चीज़ से माजरत के साथ एग्री नहीं करता कि आर्टिस्ट फ़नकारों की फलाह बहबूद के हवाले से काम नहीं हो रहा। फ़नकारों की फलाह बहबूद को आप ये देखना है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जहाँ तक है उन्हें के मौके मिलने चाहिए आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पे, वो वक्तन फ़वक्तन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि म्यूज़िक के प्रोग्राम है, अगर उसमें म्यूज़िशियन हजरात हैं, सिंगर्स हजरात हैं, उनको मौका मिलता है। एक फैमिली ड्रामा होता है, उसमें जो ड्रामा से रिलेटेड लोग हैं वो आते हैं। एक अदबी बैठक जो है, जैसे लिटरेरी कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें अदब से रिलेटेड लोग आते हैं, तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स का भी ऑब्वियसली होता है, उसमें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कीम्स चल रही हैं। एक आर्टिस्ट सपोर्ट फंड है जो हर साल उसके लिए नई रजिस्ट्रेशन होती है और वो भी इसलिए हर साल उसको रिपीट किया जाता है कि बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ फ़नकारों की डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह का सिलसिला हो जाता है, ताकि वो चीज़ें साथ साथ अपडेट होती रहें। तो वो उन्हें माहाना बुनियादों पे या सहमाई बुनियादों पे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा जो अदीब हजरात हैं या शायर हजरात हैं उनके लिए एक अलग से राइटर्स वेलफेयर फ़ंड है, उसके लिए भी अभी रिसेंटली हमने केसेस भेजे हैं कि जो डिज़र्विंग हैं लोग, जिनकी माली मुश्किलात हैं,
उन्हें अगर ज़रूरत है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट माली इमदाद कर रही है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, कुछ फ़नकार हैं कि जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी किसी की बेटी या बेटे की शादी हुई है या कोई फ़नकार बीमार है, उसे वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसे है माली इमदाद की ज़रूरत, तो उसके लिए अलग से एक उन्होंने फ़ंड मुख्तस किया हुआ है। और उस ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि हम मतलब नहीं भेज रहे, तमाम चीज़ों में वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ़ लोगों की जैसे जैसे चीज़ें हमें मिलती रहती। एक होता है कि ओपन रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे आर्टिस्ट सपोर्ट फंड है, उसमें तो जो जितने भी फ़नकार आ जाते हैं सभी को एंटरटेन किया जाता है। फिर बाज़ दफ़ा होता है कि उसमें आपके पास एंट्रीज ज़्यादा हो जाती हैं, हम उसमें भी फॉरवर्ड तमाम करते हैं, वो फिर आगे होता है कि उस वक्त गवर्नमेंट के पास कितने उस वक्त हैं चीज़ें मुतल्लिका इदारे के पास कि वो कितने लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। जो उसमें एंटरटेन हो जाते हैं, जो रह जाते हैं, उन्हें फिर अगले जैसे ही मज़ीद फंड्स आते हैं उन्हें उसमें एंटरटेन किया जाता है। तो ये दोनों तरह के जो बेनिफिट्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सही, क्योंकि वही हम अक्सर आर्टिस्ट आते हैं तो उनको यही शिकायत जो है वो रह जाती हैं कि जो डिज़र्विंग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन फंड्स की कि उनकी फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट के हवाले से काम किया जाए, या आर्ट्स काउंसिल में उसमें जो है चेक एंड बैलेंस करके ये बेहतर काम कर ले कि उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई बेहतर काम हो सके, तो उनको मोस्टली शिकायत आती है। इसमें मज़ीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे वसीम से जंगलात के फ़रोग के हवाले से भी कि इस टाइम जो है वो क्या काम हो रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर भी पहले एक टाइम में बड़ा फोकस किया जाता था, लेकिन अभी हम जो हालात देखते हैं उसके भी उस तरीके से काम जो है एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। देखिए, हमने बिलियन ट्रीज़ का आगाज़ किया, वो मंसूबा PTI गवर्नमेंट का था। उसके बाद उस मंसूबे पे ख़ास काम जो है वो नहीं हुआ। असूली तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में 25% जंगलात होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4% जंगलात हैं। और इस ह्यूज गैप को जो कंट्रोल हम खुद कर रहे थे अपनी जानिब से जंगलात लगाने के बाद, वो भी अब किसी हद तक हाउसिंग सोसाइटीज़ ने मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया। हमारे शहर के अंदर जो बागात थे, जो आम के हवाले से मुल्तान जाना जाता था, पहचाना जाता था, आप देखेंगे कि इस बार उसकी पैदावार में वाज़ेह कमी नज़र आई है। मुल्तान के टेम्परेचर में आपको ख़ास जो है वो फ़र्क ज़्यादा नज़र आ रहा है। सिर्फ वजह क्या है कि आपने पूरी की पूरी बेल्ट ही उड़ा दी है। आप तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाएं, आप सोसाइटीज़ बनाएं, लेकिन एरिया वो वाला मुख्तस कर लें जो ज़मीन आपकी बंजर है। दुनिया जो है वो ज़राअत के लिए ज़मीनों को ढूंढ रही है, और हम अपनी ज़राअत के लिए मौजूदा ज़मीनों को जो है वो उसको बिल्कुल कंक्रीट उसके ऊपर बिछाते जा रहे हैं। असूली तौर पर तो हमें जो हमारा ये डेरा गाजी खान की साइड या हमारी बैक साइड जितनी हमारे पास इस तरह का एरिया है कि जहाँ पर हमारी फसल वगैरह कोई नहीं उग सकती, हम इसको डेवलप कर लेना। हम जो हमारे पास ज़री रकबा मौजूद है उसके अंदर, अब देखें रशिया कितना डेवलप कंट्री है, लेकिन उसने एक हदूद व क़यूस रखी हुई है कि इस जगह के ऊपर जो है वो आप नहीं कर सकते। आप वे करेंगे तो आपको दूर तक जो है वो गंदम और इस तरह की वेट शीट जो है वो नज़र आएगी। इस वक्त अब हमें ख्याल आ रहा है कि जब बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से चली गई कि ओह माय गॉड, हमने तो गलत कर दिया। अब हम उसको दोबारा से जो है वो सेट करने के लिए दोबारा से अपनी चीज़ें लेकर जो है वो मैदान में आ गए। कपास की पैदावार के हवाले से हमने बड़ा जो है वो इसके ऊपर फोकस किया, और जनूबी पंजाब जो है ख़ास तौर पे जो है वो फोकस है कि यहाँ से हमने कपास की जो पैदावार है उसको बेहतर बनानी है। सेक्रेटरी पंजाब इफ्तिखार सऊर साकिब अल यतीम, दोनों सेक्रेटरीज जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी एक्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और देखते हैं कि आगे ये किस तरह से टारगेट जो है वो कितना मुकम्मल करेंगे। लेकिन हम सराउंडिंग में तो कपास की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ काटन रिसर्च सेंटर है उसकी जो मुख्तस ज़मीन है उसके अंदर हम तकरीबन 25% भी कपास उगाने में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अली नवाज है। मुल्तान से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सवाल मेरा है 9 मई के हवाले से। 9 मई तमाम मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है बिना हाउस में ये वो फला जगह ये हुआ, लेकिन असल मुजरिमों की तलाश इस मुल्क में कब होगी? जुर्म की वजूहात उसकी विलायत में उसकी इब्तदा में क्यों नहीं हम लोग जाते देखने?
असल मुजरिम तो वो है जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमला करके इमरान खान को गिरफ्तार किया। वो हजारे के लोग थे, वो सिविल लोग थे, जो भी थे। असल तो उन मुजरिमों को ट्रायल में खड़ा करना चाहिए ना, जिसकी वजह से हालात पैदा हुए। हालात पैदा करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमला करके उसको गिरफ्तार किया, और उसमें हुकूमत मुलव्वस है या टेररिज्म मुलव्वस साफ जाहिर है। आर्मी फौजी पेंशनर हुई, मुझे पता है कि फौज के अंदर कितने खड़े होकर वहां तक सीधे के जाना मामूली बात नहीं थी। तो 4 घंटे 35 सफर करके वहां पहुंचना बहुत बड़ा लंबा फिक्रिया है हमारे लिए। ये अदारों की मिली भगत या हुकूमत की मिली भगत के अलावा ये वाकया नहीं हुई। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट में किसने हमला कराया था गिरफ्तार करने के लिए। असल मुजरिम जो है वो है। ठीक है जी, यही मेरा एक सवाल है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वही बात है कि लोग 9 मई के वाक़े को जो है वो भूल नहीं पा रहे, और अभी हम जो देख रहे हैं कि शर्पसंद अनासिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो नुकसान पहुंचाया। ये तो अब सब लोगों ने देखा भी कि जितना जलाओ और घेराव किया गया, और जितना जो है हमारे इदारों के हवाले से भी बात की जाए उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो वाकई ये हकीकत है कि जो मुजरिम हैं उनको उनके किरदार जो है उस तक पहुंचाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। तो एक मासूम लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है उठाए जा रहे हैं, और उनको बात ठीक है। देखिए, जितनी मजम्मत की जाए, भाई साहब ने कॉल की, वो कम है। आप खुद इसके अंदर जो है वो खुद शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन असल मुजरिम तक पहुंचना, आपका ये कहना है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, पहुंचना भी चाहिए असल मुजरिम तक, लेकिन उनके साथ साथ जो बेकसूर लोग उठाए जा रहे हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए हमें। क्योंकि हमारे पास अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट ठीक उन्होंने पकड़े भी हैं, जो मुशाबियत जो है वो भी रखते हैं, जो वीडियोस गर्दिश कर रही थी उनसे रिलेटेड। लेकिन ये अभी आने वाले दिनों के अंदर भाई साहब इसके केसेस जो हैं वो खुलेंगे, और ये शरपसंद अनासिर जो भी इनके पीछे मुलविस हैं वो होप्स हो कि कमिंग डेज के अंदर जो है वो तमाम लोगों के सामने भी आएंगे। और जो मासूम लोग इस वक्त जो है गिरफ्तार हैं, ज़ाहिरी बात है जब वो लोग सामने आएंगे तो उनका तदारुक जो है वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो कहा जाता है ना कि बेकसूर अगर जो भी बंदा हो और उसके लिए अगर जेल काटना या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो मुख्तस हो जाएं तो वो बड़े कर्ब उसके ऊपर गुजरती। देखो, एक तो आपने किया कुछ नहीं होता, अगर आपने किया तो हम देखते हैं जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों को इसी तरह उठा लिया गया है बगैर उसमें के तस्दीक किए। तो उसमें आपके बहुत सारे घर के एक जो अफराद हैं वो 5-5, 6-6 अफराद भी उठा कर ले गए। तो एक तो हमारी पंजाब पुलिस जो है वो पहले ही शहरियों के दिल में अपनी मोहब्बत जो है वो बनाए हुए है, और अब मज़ीद मोहब्बत उन्होंने दिलों के अंदर जो है वो मज़ीद बना लिया बेकसूर कुछ लोगों को उठाकर, कि जाहिरी बात है जिन और फिर वो आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, जिन माँ के सपूतों को आप उठा के इस तरीके से उठा के बेकसूर लोगों को ले जाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उनके दिलों में आपके लिए जो मोहब्बत की कोई जगह या कुछ हिस्सा जो है वो। और अच्छा, कल मैं देख रही थी वसीम, बहुत सारे ऐसे लोगों को छोड़ा भी गया है, लेकिन वो इस हालत में उनको छोड़ा गया है कि वो लोग हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। तो मतलब ये हालत है कि उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और बहुत ज़्यादा। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं आती। तमाम तर्जियाकार इस चीज़ की नफी कर रहे हैं कि किसी देखिए जो मुजरिम है आप उसको सजा दीजिए। हाँ। अगर मैंने कोई जुल्म किया, अगर मैंने कुछ जुल्म किया और मेरे साथ वालिदैन हैं, मेरे बहन भाई हैं या मेरा अजीज़ व क़रीब है, उनके ऊपर कोई क़यामत तोड़ी जा रही है तो ये गलत है। आप मेरी तक अगर रसाई नहीं हो रही तो मुझे फाइंड कीजिए ना। हाँ। आप दूसरे लोगों को उठाकर जो है वो किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेलिंग के ज़रिए कोई भी नाम दे के जो है वो बाकी लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं, ये तो किसी भी ज़माने में जो है वो इस तरह से अमल जो है वो नहीं हुआ और ना होना चाहिए। बिल्कुल। और अब हम चाहते हैं कि सारे मिलकर अगर एक टेबल टॉक की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि हम अपने मुल्क में इस तरह मुज़ाकरात करने के लिए वो इस वक्त हमारे -1 भी तैयार हैं और वो भी ये बात कहते हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर तो कोई ऐसा मंशूर है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, आप मुझे दीजिए, मैं सियासत से जो है वो पीछे हट जाता हूँ। और दूसरी जो पार्टीज़ हैं जो एक ख़ास अरसे से चल रही हैं, जाहिर बात है मंशूर लेकर ही चल रही होंगी ना। नून लीग का अपना मंशूर होगा, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर होगा, रोटी कपड़ा मकान जो है जैसे पीपल्स पार्टी का, नून लीग से वोट को इज्जत दो, तो मंशूर तो ऑलरेडी मौजूद हैं। हाँ, ये भी गलत है कि एक बंदा जो है वो जिद पे ही उतर आए कि मैं हूँ तो सब कुछ है। इसके ऊपर खैर जो है वो तर्ज़िया लंबा हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल इस पर बात करते हैं।
अच्छा जाहिर साहब, ये बताएंगे जिस तरह हम ड्रामाज की बात करें, अगर यहाँ पर स्टेज की जो एक्टिविटीज़ हैं के हवाले से अगर हम बात करें, जो यहाँ पर फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट जो है उनके मौके बड़े कम होते हैं, तो मैं समझती हूँ आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर एक फैमिली जो है ड्रामाज पेश किए जाते हैं और फैमिली इंटरटेन भी होती हैं, लेकिन अभी उस हवाले से इस तरह कोई काम नहीं हो रहा। बहुत पहले जो है वो यहाँ पर ड्रामाज हुए भी सही और फैमिलीज आई भी सही और उन्होंने इन्जॉय भी किया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्तन फ़वक्तन हम आर्ट्स काउंसिल में जो है वो फैमिली ड्रामा, स्पेशली जो ड्रामा के हवाले से आप बात करिए, हम वक्तन फ़वक्तन उसमें फैमिली ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके अलावा फिर जाहिर है अगर सिर्फ ड्रामा ही जो एक बजटरी एलोकेशन होती है उसके अंदर रह के ही हमें काम करना होता है, तो उसके साथ साथ फिर जो दूसरे जॉनरा हैं आर्ट के और कल्चर के, उन्हें भी जाहिर है साथ साथ उनके हवाले से भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो वो एक हमारी कोशिश होती है कि हर 2 या 3 महीने बाद एक ड्रामा कम अज़ कम हम लाजमी करवाएं। फिर थोड़ा सा एक रुकावट जो आ जाती है वो ये गर्मियों का सीज़न भी, गर्मियों के सीज़न में लोगों के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शाम के टाइम जो है लोग जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जब थोड़ा सा प्लेजेंट मौसम होता है, उसमें जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें हॉल खचाखच भरा होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकलते हैं और ज़्यादातर फैमिलीज आती हैं। और हमारा जो मकसद है वो भी ज़्यादा यही है कि फैमिलीज आएँ, ताकि जो घरों में बैठी ख़वातीन हैं जिनके लिए एंटरटेनमेंट के जो मौके बहुत कम हैं, वो आके यहाँ पे इंजॉय कर सकें। और एक चीज़ है कि वो टीवी पे चीज़ें देख रहे हैं, वो ज़ाहिर है एक डिफरेंट है। जब वो अपने सामने फ़नकारों को परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो वो एक डिफरेंट फील होती है, वो चीज़ें विटनेस भी कर सकें और फ़नकारों को उनके सामने ही वो दाद दे सकें। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन फंड्स जाहिर है वो ये तमाम चीज़ें अच्छा, फंड्स के हवाले से ना हमेशा मुझे हंसी आ जाती है जब भी कोई इदारा आते हैं ना, तो वो फंड पे आके ना वो रुक जाते हैं कि हमारे फंड या फंड्स हैं वो नहीं आते। और अपनी ज़ात की हद तक तो मुल्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई इवेंट मिस नहीं होने देती, किसी नहीं होने देती, उस पर कोई ना कोई तकरीब करती है। ज़रूरत है कि जैसे हमारे कमर्शियल थिएटर है, कमर्शियल थिएटर के अंदर अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो वो आर्ट्स काउंसिल में जमा होता है। डिफरेंट हो गया अभी जो हम आर्ट्स काउंसिल में कमर्शियल थिएटर का स्क्रिप्ट जमा होता है, आर्ट्स काउंसिल उस स्क्रिप्ट को इजाज़त देती है। अगर आर्ट्स काउंसिल उस स्क्रिप्ट को इजाज़त न दे, आपके शहर में कमर्शियल थिएटर चल ही नहीं सकते। तो आर्ट्स काउंसिल पे स्क्रिप्ट आता है, अब आर्ट्स काउंसिल उसके ऊपर क्या किरदार अदा करती है, वो क्यों स्क्रिप्ट जो है, या तो स्क्रिप्ट जो दिया जाता है उसके बरक्स ड्रामा हो रहा है, तो फिर वो विजिलेंस कमेटी की नाअहली है। हाँ, अच्छा, इसमें मैं वही इस पे भी बात करना चाह रही थी कि जो विजिलेंस कमेटीज हैं वो क्या रोल प्ले कर रही है, तो क्योंकि हम अक्सर मौके पे तो ये देखते हैं कि जो चीज़ें जिनसे मना किया जा रहा होता है वो चीज़ें हो तो रही होती हैं कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया जाता। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से तो मेरे ख्याल में जाहिद साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। देखिए, जैसा कि वसीम ने कहा है कि स्क्रिप्ट आर्ट्स काउंसिल के पास ही आता है और आर्ट्स काउंसिल से ही अप्रूव होके जाता है, और इस वक्त वो ड्यूटी भी मेरे नातवा कंधों पे ही है। मतलब स्क्रिप्ट मैंने ही इसलिए वसीम ने ना आपसे ये कुछ पर्सनल अटैक हुए हैं, तो वो स्क्रिप्ट जो है वो उसको मतलब पढ़ना मेरी ही जिम्मेदारियों में शामिल है, और उसको अप्रूव करके ही उसका मुकम्मल स्क्रिप्ट रीड करके उसके बाद ही हम उन्हें जो है वो, क्योंकि हमने उसके बाद सिफारिश भेजनी होती है ड्रामा स्टेज करने की डिप्टी कमिश्नर को, तो उसके बाद ही वो स्क्रिप्ट पढ़ के उसके बाद ही हम जो है उन्हें लेटर इशू करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक तो ये हो गया कि विजिलेंस कमेटी के हवाले से भी आपसे बात करूंगी कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी आर्ट्स काउंसिल के साथ लिंक तो होता है। विजिलेंस कमेटी में आर्ट्स काउंसिल है मेंबर, लेकिन एक चीज़ जो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है कि आर्ट्स काउंसिल की स्ट्रेंथ बड़ी कम है, तो वो ऑब्वियसली फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ जो अपनी होती हैं उनमें भी वो तमाम चीज़ें उन्होंने ऑफिस के मामलात को भी देखना होता है। तो उसके बाद अगर वही लोग फिर रात को जाकर ड्यूटी करेंगे तो वो कोई 2-3 बजे घर पहुंचेंगे, फिर सुबह उनके लिए 9 बजे दफ्तर पहुंचना, उनमें थोड़े से जो है वो हर्डल्स आती हैं। फिर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल जो है वो पूरे डिवीजन का एक इदारा है, और पूरे डिवीजन में अब एक बंदा अगर लेट्स सपोज एक उसे ड्यूटी पे हमने भेजा है, मियाँ चन्नू गया है वो, या विहाड़ी गया है, या किसी भी मतलब दूर दराज के शहर में, जैसे दोकोटा में एक है थिएटर, वहाँ पे वो गया है,
तो वो रात को उसका वापस आना, अगले दिन सुबह ड्यूटी दफ्तर में करना और उसके बाद फिर से बाहर जाना उस स्टेशन पे जहाँ पे उसे डिप्यूट किया गया। तो ये थोड़े से हैं जो मसाइल हैं। मुल्तान का स्टेज फिर भी किसी हद तक जो है वो हमें साफ नज़र आता है बनिस्बत हम गिरदो नवा की अगर बात करते चलें, क्योंकि वहाँ तक जो टीम मॉनिटरिंग की है वो सही तरह पहुँचती नहीं है। सही, चलिए इसमें मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, वैसे क्योंकि आपकी बीट इससे रिलेटेड भी रही है वसीम, तो हम आपसे यही जानेंगे कि फ़नकारों के हवाले से, आर्टिस्टों के हवाले से अगर हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियली तौर पर भी उनको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर अगर हम आ जाएँ ड्रामास के हवाले से, उनके स्क्रिप्ट के हवाले से बात करें, डायरेक्टर्स के एटीट्यूड के हवाले से बात करें, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको कोई और काम तो आता नहीं, जस्ट उन्होंने ये काम करना ही करना है, और मजबूरियां भी कुछ ऐसी होती हैं इंसान की। देखिए तो अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में फिर कुछ ड्रामा जो है वो नज़र आता है जहाँ पे फैमिली भी नज़र आती है। लाहौर के अलावा सराउंडिंग में जितना भी एरिया है कोई फैमिली आप मुझे जो है थिएटर्स में कम से कम नज़र नहीं आई, और अगर कुछ नज़र भी आई तो वो आर्टिस्ट की अपनी फैमिली थी। ऐसे कोई नॉर्मली फैमिली जो है वो नज़र नहीं आई जो कहती हो कि मैं थिएटर जो है वो देखने के लिए जा रही हूँ। थिएटर बड़ा अच्छा इस वक्त भी पाकिस्तान में परफॉर्म हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, अलहमरा में। अजोका बहुत बड़ा नाम है थिएटर का, लोग आते हैं। सियाचिन अनवर मकसूद ने बहुत बेहतरीन ड्रामे लिखे। आर्ट्स कौंसिल में आपके मुल्तान के अंदर जो है वो बड़ी हैवी किस्म की जो है उनकी अमाउंट के साथ टिकट्स जो हैं वो तमाम तरफ फ़रोख्त हुई। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं देखते, थिएटर लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन हमने जो थिएटर देना है लोगों को, वो थिएटर देना है जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस्लाही थिएटर होता है। हमने वक्त बदल गया, चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई, लेकिन हम उसी पुराने प्रॉप्स के साथ और पुरानी चीज़ों के साथ और पुराने सेट के साथ खड़े हैं। मुझे गुजर कल्चर जो है वो हमारे यहाँ अभी तक जो है वो नज़र आ रहा होता है। हमें मोल्ड होने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे सराइकी ड्रामे आए थे ना, याद है? अच्छा, सराइकी क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी प्यारी ज़ुबान है, हम समझेंगे हमारी अपनी ज़ुबान है। तो अच्छा, तो सराइकी ड्रामा जो बनाए गए तो वो इस तरह के जाहिर सी बात प्राइवेट प्रोडक्शंस बनाई गई। तो सराइकी ऐसी कल्चर हमारा दिखाया गया कि लोगों ने ना इस पर पनाह मांगी कि शायद वो ये समझते थे कि जो सराइकी होते हैं वो बड़ी कोई अजीब ही किस्म के लोग होते हैं और उनमें कोई जो है उस तरीके से बात नहीं है, तहजीब नज़र नहीं आती, या उनके अंदर उस तरीके से जो वो अपना कल्चर हमारा दिखाया जा रहा था वो अल्लाह माफ़ी दे। ऐसे ये चीज़ वो ट्रेंडिंग पे ऐसा एक बुरा इफेक्ट डाल गया कि कुछ अजीब ही वो सराइकियों के ऊपर ना एक छाप सी पड़ गई। नहीं, ये जो तमाम ड्रामा होते हैं ये हमारे यहाँ अक्कासी कर रहे होते हैं माशरती रवैयों की। आप जो कुछ दिखाएंगे पब्लिक ने वही कुछ ले लेना। ये थिएटर कमर्शियल एक दिन में ख़राब नहीं हो गए थे। जब आपने पहली बार यहाँ पे किसी किस्म की गलीज एंट्री की तो फौरी तौर पे जो है वो लोग यहाँ पे मोल्ड नहीं हो गए थे। इसको बड़ा टाइम लगा। ये 2002 से ख़राब होना शुरू हुए, 2007 में इसका पीक टाइम था, 10 में आके इनका कबाड़ा हुआ, और अभी तक तो इसको किसी हद तक हमने बेहतर करने के अंदर मुल्तान में कोशिश कर ली है कि अब आके थिएटर थोड़ा सा बेहतर है। वरना अगर मैं 2014, 12, 13 के थिएटर की बात करता हूँ तो वो तो थिएटर ही कुछ और था। वो तो जस्ट फॉर फन जो है वो लोगों ने सिर्फ रखा हुआ था। अब कहीं जाके थोड़ा सा नज़र आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब तक ड्रामा डायरेक्टर के हाथ में रहा ड्रामा ठीक था। जब डायरेक्टर के हाथ से ख़त्म होकर ड्रामा जो है प्रोड्यूसर के हाथ में चला गया, जो पैसा लगा रहा है उसको पता है उसने मेन पे किसको रोल देना है, उसने किस खातून को किस मेन पे रखना है। थिएटर पे अगर मैं बात करूं उर्फ़ आम में तो हुक्मरानी अब तो ख़वातीन की है। मर्द आर्टिस्ट तो हमें किसी ज़ुमरे में कोई ख़ास नज़र ही नहीं आता। जिन लोगों ने जब थिएटर डायरेक्टर के हाथ में था, जब बेहतरीन ड्रामा हुआ करते थे, उस दौर में जिन्होंने नाम बनाया सो बनाया। उसके बाद मुझे थिएटर में एक नाम बताइए कि जिसको लोग जो है वो जानते हैं। ये आप देखें शकील सिद्दीकी, आगा माजिद, और इधर लाहौर से हम बात कर लेते हैं ज़फ़री ख़ान और ये कैसर पिया, ये तमाम लोग, उधर सुहेल अहमद, ये तमाम लोग उस दौर के हैं। आप मौजूदा करंट दौर की अगर मुझे बात करें तो करंट दौर में तो ख़वातीन ने नाम बनाया, और ख़वातीन ने जिस तरह नाम बनाया वो आपके सामने।
मेल अदाकार एक तो उसका मुआवजा कम है खवातीन की निस्बत, दूसरा उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, फिर मेहनत करने के बाद भी वो रिवार्ड जो है उसको नहीं मिल पा रहा जो रिवार्ड उसको मिलना चाहिए। और जैसे मेल को मेन रोल मिलने लगता है तो वहाँ से प्रोड्यूसर की सिफारिश आ जाती है, जी ये खातून है इसको आपने मेन के ऊपर रखना है। तो मुझे बताएं जिसका फोटो बड़ा लगेगा जो मेन पे आ जाएगा, जो बाकी सीनियर हैं वो उसके बैक पे आ रहे होंगे तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो क्या करेगा। फिर काफी हद तक अब लोग छोड़ भी गए। मेरी बात हुई कि मोस्टली खवातीन से कि मैडम देखिए अच्छा अमल तो नहीं है जो आप लोग करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अगर हम ये नहीं करते तो दूसरी जो पहले नंबर पे आ रही है गाने पे करने वाली अदाकारा वो इस तरह की हरकत करके जो हमारी पब्लिक है वो भी खुद ले लेती है। तो हमने जिंदा रहने के लिए जो है वो करना है। और अब तो थिएटर में आप देखेंगे आपको डिसेंसी और सोवरेंटी का कोई तस्वुर ही नजर नहीं आता, वो ये खास तस्वुर है कुछ बांध और ये। और दूसरी बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जुल्म है कि पहले ये हुआ करता था कि आर्टिस्ट आते थे, लोग उनको देखने के लिए आते थे। आज थिएटर्स पे जो हो रहा है आर्टिस्ट खुद फोन करके जो है वो बुला रहे होते हैं। आप अगर एक आर्टिस्ट हैं और मैं अपने थिएटर पे आपको हायर कर रहा हूँ तो मैं आपसे डिमांड करूंगा कि मैं आपको 6 दिन का 1 लाख रुपए 2 लाख 3 लाख दे रहा हूँ, तो आप बदले में मुझे बिजनेस कितना देंगे, आप टिकट्स कितने देंगे। ही सारा सिनेरियो डिफरेंट हो गया है। वो टिकट्स पे मिन्नत करके लोगों की बुला रही होती हैं कि आप आए हमारा ड्रामा देखे बताएं वो कहाँ से आर्टिस्ट रह गए। अच्छा वैसे साहिब साहब इसके हवाले से आर्ट्स काउंसिल क्या बेहतर कर सकता है फनकारों के हवाले से, कि अगर आर्ट्स काउंसिल में अगर इस तरह की आर्टिस्टों को अगर ड्रामाज की करवाए जाएं और उनको मौका दिया जाए कि बजाय कि एक वहाँ से चीज़ें अगर नहीं हो पा रही तो यहाँ पर अगर उनको बेहतर तरीके से प्रमोट भी किया जाए, उनको लाया भी जाए, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए एक वक्त में आर्ट्स काउंसिल में कमर्शियल ड्रामा भी होता था, मतलब एक तो अभी तो ये सिनेरियो चल रहा है ना कि आर्ट्स काउंसिल सिर्फ जो अपना ड्रामा हम ऑर्गेनाइज करते हैं वही होता है। कुछ 10-12 साल आप पीछे चले जाएं तो आर्ट्स काउंसिल में कमर्शियल ड्रामा भी होता था और वो एक बड़ा डिसेंसी के साथ और फैमिली ओरिएंटेड होता था। तो उसके बाद उसका ट्रेंड ख़त्म हुआ, जाहिर है उसमें कुछ थोड़े से माली जो मुश्किलात हैं लोगों की वो भी उसमें आ जाती हैं। दूसरा ये है कि आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त हमारी वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश रही है कि कोई इस तरह की परफॉर्मेंसेस हों कि जो लोगों को लाएं। फ़नकारों के जो आपस में एक थिएटर इंतज़ामिया के साथ जो उनके बाज़ दफ़ा इख्तलाफात होते हैं वो भी अमूमन इन्हीं चीज़ों पे ही होते हैं और उसके लिए हमें अमूमन जो भी लोग हमारे पास आए हैं हमने हमेशा उन्हें ये कहा है कि आप कोशिश करें कि आप उनके साथ एग्रीमेंट करें रिटर्न में, ताकि जो एक ये उनकी अमूमन नहीं बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई ना कोई इस तरह की शिकायत आ जाती है कि जी फ़लाँ प्रोड्यूसर ने या फ़लाँ डायरेक्टर ने इतने दिन का जो है वो मुआहदा किया था, इतनी पेमेंट तय की थी, तो वो उस तरह से मामलात नहीं हो पाए। लेकिन वो जाहिर है उनके कुछ चीज़ें होती हैं उनकी जो आपस में मैच नहीं कर रही होती, तो एक हमने उन्हें ये कोशिश की है कि वो उसको एक रिटर्न में जब उनका एग्रीमेंट हुआ होगा तो वो आर्ट्स काउंसिल है या कोई और इदारा है मुताल्लिका इदारा, या इवन अगर वो उसको कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं मामला ज़्यादा उसमें शिद्दत आ जाती है तो वो कम से कम उनके पास कोई सबूत हो। जहाँ तक है कि आर्ट्स काउंसिल इसके हवाले से जितने हम अपने वसाइल में रह के जितना हम उसमें कर सकते हैं कि ड्रामा वक्तन फ़वक्तन हम फ़नकारों को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम दे रहे हैं। इन फ्यूचर हमारी ऑब्वियसली ये कोशिश होगी कि उनका जो बेहतर उनके साथ है मामलात कुछ किए जाएं ताकि उन्हें मुश्किलात ना हो। अच्छा अभी आप इस हवाले से तो आप मैं चाहूँगी कि वो जाहिर सी बात है फ़नकार हैं और फिर हम इंटरटेनमेंट की बात करें तो आर्ट्स काउंसिल को उसमें वाकई बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए ताकि ड्रामाज होंगे तो जाहिर सी बात है फैमिलीज़ भी बाहर आएंगी और आपके इदारे को भी ज़्यादा ही रिस्पॉन्स मिलेगा और बेहतरी आएगी मुल्क में भी। अच्छा अभी कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को आप? व्यूअर्स के लिए मैसेज स्पेशली जो एक सिचुएशन बनी हुई है करंट सिचुएशन उसके हवाले से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अपने वतन से अपने वतन के जितने भी हमारे ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उसमें पुलिस भी है, बहुत सारे इदारे जो वक्तन फ़वक्तन उसमें काम कर रहे हैं और वो अमन व अमान और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। तो उनके साथ हम लोगों को बहैसियत कौम हमें उनके साथ तावन करना चाहिए ताकि वो अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। हम अगर नहीं तावन करेंगे ऑब्वियसली उन्हें मुश्किलात होंगी, तो
उल्टा मामलात ख़राब होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी अपने जाने ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमे के दिन के हवाले से हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर्स मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एहसन अली जंजुआ, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नाज़रीन को बता दें कि आज हम अमर बिल मारूफ पर बात करेंगे। कुरान और अहदीस की रोशनी में जानेंगे हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं और किस तरह हम उस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकते हैं। इस पर बात करेंगे। सर, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो ये बताएं क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह करे मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे और अच्छाई आएगी। हाँ जी, बिल्कुल। और ये अच्छाई का हुक्म दे खुद कुरान मजीद ने भी हमें दिया है, तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, कि हम नेकी का हुक्म करें जो है बुराई से रोकें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ भी कोई बात हो हम नेकी और खैर की बात करें। मारूफ का मानिए खैर और भलाई, मुस्बत बात करना। और जहाँ कोई मनफी बात हो, बुराई हो या कोई शर हो, उसे हमें रोकना चाहिए। जहाँ फितना हो, फसाद हो, ये शर है। शर और फितना, फसाद और बुराई को रोकना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। और नेकी और खैर और जो भलाई की बात करना ये भी मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो बल्कि अल्लाह ताला ने तो इसको फ़र्ज़ करार दिया है। जो ये आयत है कुरान मजीद की, ये पूरी उम्मत के लिए है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि हमने आपको एक उम्मत खैर बनाया है, एक उम्मत वस्त बनाया है। एक ऐसी उम्मत है जो दरमियान की उम्मत है, जो नेकी का हुक्म देगी और बुराई से रोकेगी। लिहाजा इस उम्मत के हर फर्द की, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे भी है वो खैर और भलाई की बात करे, अमर बिल मारूफ की बात करे और बुराई से रोकने की बात करे। और वो घर के अंदर भी, मुआशरती तौर पे भी, ख़ानदानी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी वो खैर की बात करे, भलाई की बात करे और शर और फसाद की बात न करे और बुराई की बात न करे। या बुराई का अमल या शर और फसाद फैला रहा है तो उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है, और खैर और भलाई की बात करना भी हमारी अव्वल जिम्मेदारी। तो पहले इस्लाम कहता है मारूफ की बात करें, भलाई की बात करें। इस्लाम का जो मिजाज है ना वो खैर और भलाई है। वो कहता है खैर खाई करें, क्योंकि अद्दीन खैर, ये दीन खैर है। ये दीन जो हमारा ये खैर खाई है, ये नसीहत है, ये इसी में ही सारी सुलह है। तो ये सुलह और खैर और भलाई के मानी बड़े वसी हैं। हाँ। कि इसमें माशरत भी है, मईशत भी है, सियासत भी है, तहजीब भी है, तमाम चीज़ों का इहाता करती है खैर और भलाई। तो हमें चाहिए हम अपने माशरे के अंदर और अपनी जहाँ जहाँ जिस पे, ये नहीं है कि ये अमीरुल मोमिनीन का काम है, हाँ। या सदर और वजीर आजम का काम है, या किसी गवर्नर, वजीर आला या कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो खैर की बात करें। नहीं, वो भी करेंगे, उन्होंने तो इसको इन्फोर्स करना है, यानी इसको नाफिज करना है और कुव्वत और ताकत के जरिए अमर बिल मारूफ को लेकर आएंगे और मुनकरात का खात्मा करेंगे। लेकिन हर फर्द की भी जिम्मेदारी है, हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो जिस भी हैसियत में है, जहाँ पर भी है, वो हमेशा खैर और भलाई की बात करे, फितना और फसाद की बात न करे। क्योंकि अल्लाह ताला को फितना और फसाद बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि फितने को तो अशद्दु मिनल कत्ल कहा गया है कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कि ये जो फितना और फसाद है ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा फितना और फसाद ना फैलाएं और लोगों को खैर और भलाई की तरफ लेके आएं और नेकी की तरफ बुलाएं। नेकी है कि आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनके साथ आपका बर्ताव ठीक हो, उनके बारे में बुरा गुमान न करें, उनके बारे में उनकी ग़ीबत ना करें और आप उन पर कोई इल्ज़ाम आयद ना करें, उन पर तोहमत ना लगाएं और आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। सबसे बड़ी खैर है हुस्न अखलाक। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जब आपके अखलाक अच्छे होंगे हाँ। तो खैर और भलाई पैदा की ना। तो सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है वो हुस्न अखलाक का है। आज हम देखें हमारे अखलाक बिगड़ गए, बिल्कुल ऐसे ही है, एहसास नहीं है, मुनाफिकत बहुत ज्यादा हो गई है हमारे मुआशरे में। जिस तरह ये अभी अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है,
फिर साथ साथ हमारे मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आई है वो यही है कि लोगों ने जो है वो बहुत सारे अपने यूँ चेहरे पर एक लिबादा ओढ़ा हुआ है जिसमें आप ये पहचान कर ही नहीं सकते कि ये बंदा आपके लिए ठीक है या नहीं है। अखलाकी का हाँ, बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक पैमाना है कि आपके चेहरे कई हैं, हाँ, आपकी जबानें कई हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, तो ये मुनाफकत तो बहुत बुरी चीज़ है। इस्लाम ने इसको सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। अच्छा, जिस तरह हम अभी माशरती बुराइयों की बात कर रहे थे उसमें जाहिर सी बात है नेकी के काम, जिस तरह आपने एक बताया कि अखलाक जो है वो बेहतर एक उसमें आ जाता है कि बेहतरीन है कि अगर जिसके अखलाक बेहतर हो, उसके साथ साथ और कौन से ऐसे काम हैं जो नेकी की तरफ जाते हैं, उनका हुक्म? देखें, सबसे बड़ी नेकी ये है कि आप लोगों की खिदमत करें, खिदमत इंसानियत। जो इंसान ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, उसकी ज़रूरत और हाजत को पूरा करें। कोई मुश्किल में है, उसकी मुश्किल को दूर करें। कोई बीमार है तो उसका इलाज मुआवजा कराएं या उसकी आदत करें। और इसी तरह से कोई किसी मुश्किल में घिरा हुआ है, उसकी उस मुश्किल को हल करना, दूर करना, ये सबसे बड़ी नेकी है, खैर है। और खिदमत इंसानियत जो है ना, इसका दायरा बड़ा वसी है जी। जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें किसी को पानी की ज़रूरत है, आप उसको पानी पिला दें। जिसको घर की ज़रूरत है घर बनवा दें। जिसको कोई कारोबार बिजनेस करना है उसकी मदद करें। किसी को रोज़गार पे लगा दें, उसको हुनर सिखा दें। और इसी तरह से उसको तालीम दिला दें। तो क्योंकि तालीम बहुत बड़ा खैर और भलाई है। अगर आप किसी बच्ची को तालीम दिलाएंगे तो वो मुस्तकबिल में अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, वो खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए किसी तालिब इल्म को, किसी बच्चे और बच्ची को तालीम दिलाना, ये अमर बिल मारूफ की बहुत बड़ी बात है। नेकी और खैर है इसमें। तो नेकी और खैर का दायरा तो बहुत वसी है। इस तरह जितनी भी सोशल डेवलपमेंट है वो भी नेकी और खैर में आती है। कि आप जितना भी माशरे को तरक्की देंगे, माशरे के अंदर जो है आप अच्छाई को फैलाएंगे, बुराई को रोकेंगे, तो ये सब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अब इसके लिए हमने अपने दायरे बड़े महदूद कर रखे हैं। हालांकि इस्लाम इसका दायरा बड़ा वसी है। आप देखें ना कि नबी वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो। अब यहाँ नेकी और खैर ये बताई गई कि जो मैं अपने लिए पसंद करूँ दूसरे के लिए वही पसंद करूँ। तो जब पसंद और नापसंद का मेयार मेरा ये होगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उस पर अजर देंगे। और ये नेकी और खैर कितनी बड़ी है कि आप अपने लिए पसंद करते हैं जो चीज़ खाने में, पीने में, पहनने में या मामलात ज़िंदगी में, वही अपने बहन भाई के लिए पसंद करें। तो ये इसी तरह आपने माया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ज़बान और हाथ से उसकी जान, माल, इज़्ज़त महफूज है, उस पर हराम है। तो लिहाजा ये इतनी बड़ी नेकी की बात बताई है खैर की कि आपके हाथ से, आपकी ज़बान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। यानी मुसलमान जो है वो तो सलामती है ना, खैर और भलाई है। तो एक मुसलमान के ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान को, दूसरे इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी ना आप उसका माल चुराएं, ना बदयांती करें, ना उसके साथ ख़यानत करें, ना उसको गालम गलोच दें, ना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, ना उसको बुरा भला कहें, ना उसकी ऐब जोइयाँ करें, ना उसकी चुगली करें। यानी इन सारी चीज़ों से आपने बचना है। जब आप ज़बान से यही करते हैं ना, चुगली कर रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उस पर तोहमत लगा रहे हैं, उस पर उसको ताने दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नेकी किया है तो उसका एहसान जतला रहे हैं, तो ज़बान से भी ना करें। गालम गलोच देते हैं, आप लोगों को बुरा भला कहते हैं, लोगों के बुरे नाम रखते हैं, तो ये ज़बान से बुराई है। इस बुराई से बचना है। ज़बान को भी मारूफ की तरफ लेके आना है, हाथ को भी मारूफ से लेके आना है। यानी ज़बान और हाथ इख्तियार है ना। यानी पूरे इस सिस्टम के अंदर, ज़िंदगी के निज़ाम के अंदर, एक मुसलमान दूसरे मान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करे। तो इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अपने माशरे के अंदर एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करें। अच्छा, फ़र्द की भी और इदारों की भी इज़्ज़त और एहतराम करें। हम इदारे जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो अमर बिल मारूफ का दायरा बड़ा वसी है कि आपके ज़बान और हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है जो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई अगर शर फैला रहा हो और कोई इस तरह फितने का आपके सामने बाइस बन रहा हो तो उससे कैसे बचा जाए, या उसके हवाले से भी थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। खैर और भलाई के जब आप काम करते हैं ना तो कुछ बुराइयां भी सामने आती हैं। तो बुराई के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन रा मिनकुन फल युगय्यिरु बियदिही फ इल्लम यस्तति
लिसान ही, फ़इल्लम यस्तते फ़बिक़ल्बिही। आपने 3 दर्जे बता दिए। पहला दर्जा ये है कि जब आप किसी बुराई को देखें, किसी भी बुरे काम को देखें, किसी फितना फसाद को देखें, शर को देखें, तो आप उसे अपने हाथ से रोकें। यानी आपका ताकत है, कुव्वत है ना, तो आप अपनी ताकत और कुव्वत इख्तियार से, यानी मुराद यहाँ ताकत से मुराद क्या है? इख्तियार, ताकत, कि आप ला इन्फॉर्म जो कानून नाफिज करने वाले हैं, ला इन्फोर्समेंट एजेंसी है या वो ताकत है, कुव्वत नाफजा आपके पास है। आप अपनी कुव्वत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, आप अपने इख्तियारात के ज़रिए उस बुराई को ख़त्म करें। फ़इल्लम यस्तते, अगर इसकी ताकत नहीं रखते कि आपके पास इख्तियार नहीं है, आप ला को इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करें? फ़बी लिसान ही, उसको अपनी ज़बान से बुरा कहें। यानी आप उसके बारे में गुफ्तगू करें, आप उसके बारे में अपने चैनल पे बात करें। अब रूही टीवी चैनल पे आके लोगों को अच्छा मैसेज दे दें, ठीक है ना। ये असमा जो काम करी ये फ़बी लिसान ही है ना, कि अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, और इसी तरह मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, जो भी टेक्नोलॉजी है आज, तमाम डिजिटल वर्ल्ड जो है, उसके ज़रिए आप फिर नेकी की बात करें और लोगों को बुराई से रोकें, मना करें ज़बान से। वो हर इंसान कर सकता है, ठीक है, उस वक्त वो ताकत तो नहीं है कि वो जाके किसी को पकड़ कर उसको समझाए, तो अपनी ज़बान से तो नेकी की खैर की बात कर सकता है ना, और बुराई से मना कर सकता है, यानी उसकी तरगीब दें, समझाएं, लोगों को नसीहत करें, समझाएं। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते, फ़इल्लम यस्तते, इसकी भी ताकत नहीं तुम्हारे पास, कि बोलने की ताकत भी नहीं है, ईमेल भी नहीं कर सकते, वेबसाइट पे भी नहीं डाल सकते, अपने पोर्टल पे भी नहीं डाल सकते, सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं लगा सकते, इतना ही कमज़ोर हो तुम, तो फिर उसे अपने दिल में बुरा जानो, फ़बिक़ल्बिही ही, और उनसे दूर हो जाओ। फ़बिक़ल्बिही का मतलब क्या है? कि जब आप उसे बुरा समझेंगे, ये बुरा काम कर रहा है, तो उसका साथ तो ना देना, उसके जलसे में ना जाएं, उसके जुलूसों में ना जाएं, या उस महफिल में ना जाएं, या वहां जाकर आप बुरी बात का हिस्सा ना बने, या उनसे दूर हो जाएं। फ़बिक़ल्बिही ज़ालिक अज़फ़ुल ईमान का, ये ईमान का आखिरी दर्जा, कमज़ोर तरीन दर्जा है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही बुखारी की, कि फिर आप उसको इतना कमज़ोर है कि बस वो अपने घर में बैठ जाए फिर। लेकिन उसके लिए सोचे ज़रूर कि लोग बुराई जो कर रहे हैं, फितना फसाद फैला रहे हैं, शर फैला रहे हैं, मैं इनसे दूर हो गया हूँ, लेकिन इनको रोकना भी तो है ना, कम से कम दिल में कुड़े ज़रूर। ये मुहद्दिसीन ने लिखा है कि फ़बिक़ल्बिही ज़ालिक अज़फ़ुल ईमान जो है ना, ये आखिरी दर्जा है, ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन इस दर्जे में भी कम से कम दिल में बुरा तो जान रहा है ना, और दिल में कोड़ा है, यानी उसके दिल में तकलीफ हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नेकी और खैर और भलाई की बात होनी चाहिए थी। ये जो शर, फितना और फसाद फैला रहे हैं, जो मुनकरात को आम कर रहे हैं, इनको रोकना है, तो इसका दर्द रखे, इसका एहसास करे, तो वो फिर मुसलमान है, फिर उसका आखिरी ईमान का दर्जा है। अगर ये भी नहीं है तो वो ईमान के आखिरी दर्जे में भी नहीं है। अगर दिल में एहसास भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, बल्कि उस पर खुश हो रहा है कि ठीक है, सब बुराइयां कर रहे हैं, करते रहे, हमें क्या, ठीक है, हमें क्या, करने वाले करें, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम अल्लाह के यहाँ बख्शे जाओगे, तुमसे बाज़पुरस होगी। तो इसलिए हर फर्द से सवाल किया जाएगा, हर फर्द से पूछा जाएगा उसके इख्तियारात के बारे में। तो जो इदारे ताकतवर हैं, क़ुव्वत नाफ़ज़ा रखते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोग बैठकर उन बुराइयों को रोकें, फितना और फसाद का खात्मा करें, और मुआशरे से उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, मुआशरे को पुरअमन बनाएं, पुरसकून बनाएं, ताकि लोग अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। और जो हम अपनी ज़बान से बात कर सकते हैं, हम तहरीर लिख सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने मीडिया के ऊपर, अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में, अपने सोशल मीडिया के ऊपर हम उस नेकी और खैर की बात कर सकते हैं, और लोगों को फितने और फसाद से दूर करें। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर इसके बाद भी कोई ये जिम्मेदारी अदा नहीं करता, तो फिर वो इनका साथ तो ना दे। अच्छा, जिस तरह हमारे जिस तरह अभी हम कहेंगे हमारे तालीमी इदारे हो गए, हमारे असातिज़ा किराम हो गए, और साथ साथ फिर अगर हम बात करें जैसे मसाजिद में हमारे उलमा इकराम जो है वो मौजूद होते हैं, जो हमारी बेहतर मैं समझती हूँ कि रहनुमाई कर सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ आती, तो हम उनसे ही रहनुमाई हासिल करते हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं, जो हमारे उलमा इकराम हैं वो इस चीज़ को बेहतर तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी को सर अंजाम दे रहे हैं, तो उन्हें किस तरह ये जिम्मेदारी अपनी जो है वो निभानी चाहिए? ये असमा साहब ने बड़ा अहम सवाल किया है। देखिए, ये जिम्मेदारी 3 लोगों की है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी
3 इदारों पे समझ लें, ये 3 मुआशरे के अहम इदारे हैं और ये 3 अफराद हैं, वो इनफरादी तौर पे भी जिम्मेदार हैं और बहसीयत इदारा भी जिम्मेदार है। सबसे पहले ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, रियासत की है, हाँ। तो वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के निज़ाम को कायम करे। सही। वो इदारा है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल सर, इस पे आर्मी है। मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज हेल्थ। अच्छा जी, आज हेल्थ टिप की तरफ जाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पपीता पर, और आपको पता है कि पपीता एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा हमारे पास नेमत है, एक ऐसा फल है जिसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। एक तो ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो भी इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जदीद रिसर्च से जो है वो साबित हुआ है, जो डेंगू के हवाले से पपीता जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसको डेंगू हो जाए उसको जो है पपीता खाना चाहिए, और इसके साथ साथ मलेरिया से भी आपको जो है वो पपीता खाने से निजात मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको कैंसर से भी जो है बचाने में इसका एक अहम रोल है कि पपीता अगर खाया जाए, अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पपीते का इस्तेमाल करें तो आपको ये कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज से भी बचाता है। स्पेशली इसके जो बीज हैं वो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और इसके साथ साथ जिगर के हवाले से भी एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। और साथ ही हम बात करें तो बहुत पहले ज़माने में जो पपीता था वो जो ख़वातीन थी वो स्पेशली जो इसका गूदा है वो अपने चेहरे के लिए अपनी, जिस तरह हमारे चेहरे पर आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पिगमेंटन हो जाती है, साथ ही आपके पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, स्किन के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसमें आपको पपीता जो है उसका जो गूदा है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको खूबसूरत भी बनाता है, क्योंकि इसके जिस तरह ये खाने की में आपको बेहतरीन मददगार है आपका, उसी तरीके आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पपीता हम देखें जिनको गुठिया का मर्ज होता है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ क्योंकि इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, तो कैल्शियम में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। तो तमाम फल जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। और साथ में जैसे स्टार्टिंग में भी आज प्रोग्राम की बात की थी कि आपको जो है इस मौसम में स्पेशली फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो हो गई जी पपीता के हवाले से बात, और साथ ही हम टॉपिक की तरफ भी आते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह जो है उलमा इकराम और हमारे इदारे इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। पहले तो मैं बताऊं, जो आपने इसके जो फवायद बताए जो पपीते के, दिल करते हैं यहाँ होना चाहिए। अच्छी बात यदि यहाँ होता और हम सब मिलकर खाते उसको, ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई इसके बड़े फवायद हैं। इतने फवायद आपने बयान किए हैं, माशाल्लाह। नहीं वो अभी भी इसके ऊपर वाकई अभी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर को खुद को भी जो है उसको डेंगू हुआ था, तो वो पपीता खिलाने से उसको काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, पहले ही ऑलरेडी वीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, दिल में की जो है प्लेटलेट्स जो है वो भी कम हो रही थी, तो उससे पपीता खाने से काफ़ी बेहतरी आई। तो वो एक बेहतरीन खाया जाए, उसका जूस निकाल के नहीं, उसको ऐसे ही खाया जाए आप। अगर आप दिन में अगर उसको जो है सुबह दोपहर शाम अगर खा लें तो वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। मतलब इतने उसके ऊपर जो है ना डेंगू के हवाले से उसके ऊपर जो है वो महारत रखता है, मैं कहती हूँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अच्छी चीज़, देखें अल्लाह जो भी पैदा किया फ़ायदे के लिए, हर बीमारी का इलाज है। और उसमें हाँ, जो आप बात कर रहे थे ना, हम जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वो ये था, देखिए अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इसकी जिम्मेदारी मैंने कहा 3 इदारों की है, ये 3 अफराद की है। नंबर 1 जो हुकूमत में है, रियासत में है, जो हुकूमत में है, रियासत में है और रियासती इदारों के अंदर है, उनकी जिम्मेदारी है। वो पार्लियामेंट है, वो अदलिया है, वो पुलिस है, वो फ़ौज है, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो माशरे के अंदर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हुक्म दें, उसको नाफिज करें, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। नंबर 2 फिर मिंबर व महराब की जिम्मेदारी है। ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन है मिंबर व महराब का, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क हैं, और जहाँ मुसलमान नहीं होते वहाँ पर ये जो भी मज़हब होगा उनका चर्च है, उनका जो है ना कलीसा है या उनका सैनिगॉल है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो मजहबी रहनुमा है
क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं ना। हाँ। लोग उनके पीछे चलते हैं। जैसे आपने कहा, लोग पूछते हैं उनसे मसले मसाइल, ये वो, जैसे अब हम शायद लोग जानते भी नहीं होते, लेकिन फिर भी जाते उन्हीं के पास हैं, वो जानता भी ना हो चाहे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उलमा की मिंबर और महराब पर जो बैठने वाले हैं, जुमा पढ़ाने वाले हैं, वो आलिम हों, पढ़े लिखे हों, इंतहाई तालीम याफ्ता हों और मुल्क के मफाद की बात करें, मुल्क और कौम की बेहतरी और खैर की बात करें। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है मुआशरे के इस्लाह की। अमर बिल मारूफ का फरीज़ा उन्होंने भी सर अंजाम देना है बतौर इंस्टीट्यूशन, बतौर एक इदारे के। जैसे हुकूमत की, पार्लियामेंट की, अदलिया की, फौज और पुलिस की जिम्मेदारी है, ऐसे ही मिंबर और महराब की जिम्मेदारी है कि मिंबर और महराब पे बैठकर, इसी तरह से तीसरा इदारा जो है वो घर का इदारा है। घर का जो सरबराह है, जो वाली है, वालिद और वालदा, वो अपनी औलाद को नेकी और खैर की बात करें, उन्हें अमर बिल मारूफ करें, उनके बच्चों को, अपने बच्चों को नेकी और खैर की तालीम दें, दूसरों के बच्चों को भी। ये ना करें कि अपने बच्चों को कुछ कहें, लोगों को कुछ कहें। हाँ। और बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनके अंदर नेकी और खैर और भलाई की बात डालें। तो ये तीन इदारे, सियासी इदारे यानी रियासत और हुकूमत, और जो पार्लियामेंट में उनकी भी जो अपोजिशन में बैठे, मैंने पहला पार्लियामेंट इस्तेमाल किया है, अदलिया इस्तेमाल किया है, अदलिया है, फौज है, पुलिस है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो माशरे में अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का काम करें, नेकी और भलाई का काम करें, और इसका हुक्म भी दें और इसको नाफिज भी करें। इसी तरह फिर मिंबर और महराब का भी काम है कि उसकी बात ज़बान से करें, तबलीग से करें, लोगों को तरगीब दें, मोटिवेशन दें और इस्लाह का अमल करें। और वालिदैन और फिर उस्ताद, बिल्कुल ऐसी है। चौथी जिम्मेदारी किसकी है? वालिदैन के बाद बच्चा आता है तालीमी इदारे में, उस्ताद के पास, टीचर, प्रोफेसर, तमाम जितने भी टीचर्स हैं, वो क्लास 1 KG प्रेप से लेकर और PhD तक के तमाम असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो आने वाले तलबा और तालिबात की ज़हन साजी करें, उनके अंदर मारूफ, भलाई और खैर का बात करें, फितना और फसाद से उन्हें दूर करें, जज्बातियत, इंतशार और माशरे के अंदर ये गिराओ जलाओ, मार कुटाई और इस तरह से तखरीबकारी और मनफी बात करने को वो डिस्करेज करें, उनकी हौसला शिकनी करें, बल्कि उनको मुस्बत अंदाज में तरबियत करें। यानी उनकी ऐसी काउंसलिंग करें, उनका ऐसा जहन बनाएं, ऐसी तरबियत करें। तालीम के साथ तरबियत जरूरी है, और बल्कि अब तो मैं क्या करता हूँ, तरबियत और तालीम, पहले कहते तालीम और तरबियत। भाई तरबियत होगी तो ये तालीम हासिल करेगा और तालीम इसके काम आएगी, वरना एक कागज का जो टुकड़ा है ना, ये डिग्री, ये कागज की है या गत्ते की है जो आपके हाथ में है, ये आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती। अच्छा इंसान आपको बनाएगी तरबियत, उस्ताद की तरबियत, वालिदैन की तरबियत, मिंबर और महराब की तरबियत, और रियासत और हुकूमत मुआशरे के अंदर, मुल्क और कौम के अंदर ऐसा रुझान पैदा करें कि लोग मुस्बत बातों की तरफ आएँ, नेकी और खैर और भलाई की तरफ आएँ, और बुराई से बचें, बद अखलाकी को छोड़ें, बदउनवानी को छोड़ें, लूट मार को छोड़ें, और मुआशरे में इंतहा पसंदी, इंतशार, अफरा तफरी और फितना और फसाद जो है, इन सारी चीज़ों का कला कमा करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम एक चीज़ें तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो है नेकी की कामों की तरफ लाया जा सकता है, भलाई की बात की जा सकती है, उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे जिस तरह बहुत सारी ये चीज़ें हमारी माशरती बुराइयाँ आ गई हैं, इनका खात्मा कैसे किया जा सकता है? देखिए, माशरती बुराई का खात्मा जो है ना जी, वो 3 तरीक़ों से ही हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है उसकी तालीम और तरबियत, तरगीब दें, तालीम के जरिए लोगों को समझाएं कि बुराई से बचें। अच्छा, लोगों का माइंड सेट चेंज करें। प्रोफेसर साहब, जिस तरह अभी हम हालात देख रहे हैं, जिस तरह अभी के हम चीज़ों को ही उसी पे ही लाजमी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं, अभी जो हम चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हमारे माशरे का जो इस टाइम बिगाड़ बना हुआ है, जो हम सबक ले रहे हैं, या हमारे बच्चे भी इवन के, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि हक और सच की बात किस तरह करनी है, झूठ और सच में आपने फ़र्क किस तरह जानना है। हमने बच्चों की क्या तरबियत की है पिछले 15-20 साल से, हमने बच्चों के अंदर जो है वो नफ़रत पैदा की, उनके अंदर इंतशार पैदा किया, और हमने जो बयानिया दिया, जो नैरेटिव दिया, वो अमन और सलामती का नहीं दिया, खैर और भलाई का नहीं दिया, वो इंतशार, इफ्तराक और बदअमनी का दिया, फितने और फसाद का दिया।
ये उसी 20 साल के बयानी का नतीजा है कि आज हमारी कौम का नौजवान जो है उसे यही नहीं पता कि मैंने अपने मुल्क और कौम के साथ क्या करना है, और वो लोगों की बातों के पीछे चल पड़ता है। नहीं, देखिए ना, हमने एक लीडर या एक जमात या कुछ लोग ऐसे पैदा किए जिन्होंने कौम को सिर्फ ये कहा कि हम ठीक हैं बाकी सब गलत हैं, और फिर कौम के अंदर फितना और फसाद की तालीम भी दी, तरगीब भी दी, उनके अंदर इश्तियाल पैदा किया, वो माइंड सेट बना दिया, वो जहन साजी कर दी कि वो माशरे के अंदर फसाद फैला रहे हैं। वो रवादारी ख़त्म हो गई, बामी एहतराम ख़त्म हो गया, छोटे बड़े का एहतराम ख़त्म हो गया, और मुल्क और कौम के कुछ इदारे हैं जिन पर हमें पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि वो खैर पर हैं, भलाई पर हैं, हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं, हमारे मुल्क की सलामती का जरिया है। हमने उनके खिलाफ भी उनको तैयार कर दिया। तो इसलिए ये हमारी कौमी पॉलिसियों का नतीजा है कि आज जो मुल्क की सूरत हाल है, और इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए अपनी नौजवान नस्ल को उसकी इस्लाह करें तालीम के ज़रिए। आज हम इसके बड़े बड़े सेमिनार्स करें, बड़े बड़े वर्कशॉप्स करें, तालीमी इदारों के अंदर उस्ताद भी और इस मुअल्लिम उस्ताद और जो उलमा हैं मसाजिद के अंदर मिंबर और महराब पे बैठे हैं वो कौम की इस्लाह करें। सियासतदान जो हैं वो अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपने सियासी जलसों के अंदर, अपने प्रोग्रामात के अंदर कौम की इस्लाह की बात करें। देखिए, जिस तरह आप कौम को ले गए कौम तो उधर चल पड़ेगी। आप दुनिया की तारीख पढ़ लें, हिटलर जो था उसने ऐसी, जो जर्मन कौम दुनिया की सबसे टॉप की नेशन थी, टॉप नेशन में थी, उसको जब तबाह बर्बाद करने पे आया, एक शख्स आया और उसने पूरी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह दुनिया में जो भी लीडर ऐसा आया उसके पीछे जब कौम चल पड़ी है फिर उसका डाउनफॉल हुआ। ये तो फिर जर्मन 40 साल के बाद दोबारा उन्हें होश आई, एक नस्ल वो खत्म हो गई, अगली नस्ल पैदा हुई तो जर्मन ऊपर आए। हमारे सामने तारीख है ना, हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे तालीमी इदारों की, हमारे उलमा की, मसाजिद की, हमारे सियासतदानों की, कि वो कौम को मुस्बित सोच की तरफ लाएं, वो कौम की मुस्बित सोच बनाएं और कौम को तरक्की की तरफ लाएं। ठीक है, उसमें जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी है अगर तो बेरोज़गारी को दूर किया जाए, महंगाई है तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बदअमनी है, जो है ना स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, उनके असबाब वही है ना, बेरोज़गारी, गुर्बत, मसाइल, महंगाई। तो इनको कंट्रोल करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम और ये जो बुराइयां हो रही हैं वो ख़त्म होंगी। इसलिए हुकूमत की, रियासत की, उलमा की, तमाम जितने हम स्टेक होल्डर हैं, सियासतदान, असातिज़ा, मीडिया ख़ास तौर पे मैं कहूँगा मीडिया, हमारा मीडिया इसका जिम्मेदार है कि लोगों की सही मुस्बत ज़हन साजी करे। जब लोग टीवी टॉक शो में आपस में लड़ पड़ें, एक दूसरे के बाजू पकड़ लें, तो उससे कौम को क्या सबक जाएगा, कौम को क्या मतलब मैसेज आ रहा है, कौम को मैसेज गलत जा रहा है ना। अदम बर्दाश्त जो है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने, बाहमी एहतराम खत्म हो गया, रवादारी खत्म हो गई। ये अल्फाज कितने खूबसूरत हैं, रवादारी, बाहमी एहतराम, इज्जत, बाहमी इज्जत, ये हमने छोड़ दी है। हमने तो बस कहा कि बस एक दूसरे, हम सब सही बाकी सब गलत। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें गलत नहीं होती, जिसमें जो गलती होती है उसकी इस्लाह की जाती है। देखिए, इस कौम को इस्लाह की ज़रूरत है, खैर खाई और भलाई की ज़रूरत है। जो हमारा टॉपिक है ना, ये दीन नसीहत है, दीन नसीहा यानी नसीहत मानी है खैर खाई, भलाई। हम अपनी कौम को खैर और भलाई की तरफ लाएं, तमाम इदारे मिलकर बैठें, तमाम इदारे मिलकर बैठकर इस मुल्क और कौम की इस्लाह करें। और ये जो जनरेशन है इस वक्त, इसकी भी और जो पीछे से आ रही है उसकी भी, जिनको जैसे आप तैयार करेंगे ना, जैसी फसल बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। तो इसलिए ज़रूरत है आज इस बात की कि हम अपनी कौम को तालीम भी दें, हुनर भी दें, उन्हें बेरोज़गार ना हो, वो बदउनवान ना हो, उन्हें दयानत और अमानत की तालीम दें और उन्हें मेहनत की तालीम दें। मेहनत करें, जब कौम मेहनत करेगी, हुनरमंद होगी, दयानत और अमानतदार होगी, तो फिर तरक्की का सफ़र शुरू होगा। और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और इंतशार। अब सब चीज़ें कर लें, लेकिन जिस कौम के अंदर फितना और फसाद की आदत पड़ जाए वो तो कभी अमन नहीं कायम होने देगी। छोटी सी बात देते हैं, फ़ौरन उठा के पत्थर मारने शुरू कर देते हैं, टायरों को आग लगा देते हैं। भाई आग किसे लगा रहे हो, रास्ता अपना बंद कर रहे हो। यहीं से तुमने जाना है, तुम्हारे वालिदैन ने जाना है, तुम्हारे मोहल्ले वालों ने जाना है, तुम्हारे मरीजों ने जाना है, तुम्हारी एम्बुलेंस ने जाना है, तुम टायर जला के एहतजाज कर रहे हो। तुम अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो अमलाक जो हमारी इज्जत का निशान है, जो हमारी गैरत का निशान है, जो हमारी हमीयत का निशान है, आप उन निशानात को तोड़ रहे हो। ये कैसा माइंड सेट है, ठीक है ना। ये नई अनिल मुनकर की
ये बुराई की आखिरी हद है कि आप इस हद तक पहुंच गए। हाँ, एहतजाज करना है, आपको सियासी इख्तलाफ है, किसी बात पर इख्तलाफ है, आप किसी पार्क में जमा हो जाएं, आप जो है स्टेडियम में जमा हो जाएं, आप किसी चौक में जमा हो जाएं, वहां अपने जज्बात का इजहार करें। आपको आज़ादी राय है, तहरीर और तकरीर की भी आज़ादी है, लेकिन ये नहीं कि आप रियासत और मुल्क के खिलाफ बात करें। हाँ, आप अफराद के खिलाफ जिन्होंने कोई गलत फैसला किया उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से। दुनिया की जितनी तहरीर याफ्ता कौमें हैं वैसे नहीं करती। ये तो बदतमीज़ कौमों का काम होता है। मैं बरतानिया में था, मैं देखा, मैं पढ़ता था, वहाँ एहतजाज होता था एक जो है चौक के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर, और उसमें महदूद होते थे लोग, या किसी पार्क में इकट्ठे होते थे, वहाँ कतबे उठाते थे, बैनर उठाते थे, वहाँ खड़े होते थे, सारा दिन भी रहते थे, अपना मैसेज मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाते थे, अवाम तक, हुकूमत तक, और हुकूमत उनकी बात सुनती थी। अब हमने क्या किया, अपने मुल्क की सड़कें, अपने मुल्क के तमाम जितनी शाहराएं थी वो हमने बंद। ये आज से तो नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही ये पिछले 10 साल से हो रहा है। हमने 10 साल में एक फसल तैयार की और 10 साल उसने अपनी जो है ना, जिसे कहना जब प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसने अमली जो मुजाहरे किए, और हमने उसको डिस्करेज नहीं किया। तो आज जरूरत है इस बात की कि इस वक्त हुकूमत और रियासती इदारे, तमाम जितने इदारे हैं, पार्लियामेंट भी, अदलिया भी, इंतजामिया भी, फौज, पुलिस, सब मिलकर, मीडिया खासतौर पर फिर कहूंगा, हम मीडिया के अंदर आके बैठते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मुस्बत बात करें, कौम के जहनों को बदलें और इनको एक अमन और सलामती का बयानिया दें। वो बयानिया, वो नैरेटिव जो पीस नैरेटिव है, जो अमन और सलामती का है, और मुल्क से मोहब्बत और वफादारी। देखिए, कुरान ने भी कहा है कि अपने वतन से, अपनी सरजमीन से तुम प्यार करो, मोहब्बत करो, अपनी ज़मीन और अपने वतन जो हमने तुम्हें दिए हैं ना, तुम्हें हुकूमत देते हैं, इख्तियार देते हैं ज़मीन में, तो इसका मुस्बत इस्तेमाल करो। और ये सूरत अल हज की आयत है जो आज हमारा टॉपिक है कि जब हम तुम्हें ज़मीन में इख्तियार दें, हुकूमत दें, तुमने क्या करना है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहना है, और अमन को कायम करना है, सलामती को कायम करना है। बिल्कुल, ये तो इस वक्त की जरूरत भी है। हाँ, आज का ये हमारा जो अमर बिल मारूफ ये है कि हम यहाँ लोगों को खैर और भलाई की बात करें और बदअमनी और फसाद को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। एहसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।